हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्लास 11th का एक छोटा सा चैप्टर जिसका नाम है रेडॉक्स रिएक्शन। और जिन बच्चों ने इससे पिछले वाला वीडियो देखा होगा उसमें मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर बताया था। यानी ये बताया था कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, बेसिक चीजें हमने उसमें डिस्कस की थी। तो आपने पढ़ा था बच्चों कि ऑक्सीडेशन में क्या हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, ये सारी चीजें जिसमें होंगी उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसके जस्ट ऑपोजिट अगर होता है, जैसे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, इसको हमने क्या कहा था, रिडक्शन। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को मैंने कई सारे एग्जाम्पल देकर कई सारे रिएक्शन से आपको समझाया था। तो इतना आपको समझ में आ गया है। कहीं चीज रह जाती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं इसमें क्या है। ठीक है, आज थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को एक नए तरीके से और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो बच्चों हेडिंग लगाइए, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। आज हम ये समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन गेन करना और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की क्या भूमिका है, यानी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन कहां पर होता है, इलेक्ट्रॉन गेन करना या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के बेसिस पे हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को नए तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। और थोड़ा सा इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने इससे पिछले वाले वीडियो में दिया था, लास्ट में। तो जो बच्चे लास्ट तक पहुंचे होंगे उन्हें मालूम होगा। ठीक, चलिए, तो मैं एक रिएक्शन यहां पर लिखता हूं और उसके बेसिस में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कैसे एक्सप्लेन किया जाता है। ठीक है भाई, तैयार, एकदम रेडी। चलो, तो एक बहुत अच्छी रिएक्शन है और बहुत इजी रिएक्शन है, Na प्लस Cl2। सोडियम सॉलिड होता है, Cl2 गैस होती है। सोडियम के हमने 2 एटम लिए, तो हो गया क्या बच्चों, यहां पर नमक बन जाएगा NaCl। तो 2 मॉलिक्यूल और नमक क्या होता है, सॉलिड। क्लियर, हम मान के चलते हैं ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन, यानी इसमें एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरे का रिडक्शन होगा। यही हमने डिस्कस किया था, है ना। अब हमने इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के बेसिस पे समझना है कि रिडक्शन कहां पर हो रहा है और ऑक्सीडेशन कहां पर हो रहा है। ठीक है, चलो, तो इस रिएक्शन को मैं 2 हाफ रिएक्शन में डिवाइड करता हूं, यानी इसी को मैं दोबारा से लिखने की कोशिश करता हूं अलग तरीके से, है ना। तो नेक्स्ट मैं लिखूंगा, दिस रिएक्शन कैन बी रिटन इन 2 हाफ रिएक्शन। ठीक है भाई, अब मैं इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करके लिखूंगा। पहला हिस्सा क्या होगा, देखिए, पहला हिस्सा होगा सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, एक सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन माइनस हो गया। अच्छा, मैंने 2 सोडियम लिए तो मैं 2 लगा देता हूं, कुछ दिक्कत नहीं। यहां भी 2, तो कितने इलेक्ट्रॉन निकलने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन निकले। तो सोडियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। क्लियर, ठीक, तो ये एक हाफ रिएक्शन हो गई। तो हम ये मान के चलते हैं ये फर्स्ट हाफ रिएक्शन है, जहां पर सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया है। क्लियर, दूसरी हाफ रिएक्शन में ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये कौन एक्सेप्ट करेगा, क्लोरीन। ठीक है, तो यहां पर हम बात करते हैं Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आगे क्या बनेगा, 2Cl माइनस। ठीक है भाई, तो जो सोडियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं वो किसने एक्सेप्ट किए हैं, क्लोरीन ने एक्सेप्ट किए हैं।
तो क्लोराइड आयन बन गया। अब सोडियम और क्लोरीन आपस में एक फोर्स पैदा हो गया है ना। जब जब कोई न्यूट्रल एटम आयन में डिवाइड होता है या आयन में कन्वर्ट होता है, डिवाइड तो नहीं, कन्वर्ट होता है, तो उन दोनों के बीच अब एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करने लगेगा। तो क्या होगा बच्चों, सोडियम और क्लोरीन आपस में मिलके सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूल बनाएंगे। ये तो होता है, ठीक है। अब यहां पर हमें यह समझना है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या हुआ। सिंपल सी बात है कि जिस प्रोसेस में कोई एटम इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है या रिमूव करता है, ध्यान रखिए ना, द प्रोसेस इन विच द इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड और डोनेट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो ये जो रिएक्शन हुई, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। समझ में बात आ गई? या हम इसको बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ठीक है। तो बच्चों ऑक्सीडेशन की परिभाषा क्या हुई? अब द प्रोसेस इन विच रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है भाई। तो जिस प्रोसेस में किसी एलिमेंट मॉलिक्यूल आयन के थ्रू इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता है, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो यहां पर सोडियम का क्या हो रहा है बच्चों? ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। चलो अब यहां पर क्या होगा? रिडक्शन। सिंपल सी बात है ना। तो एक तरफ अगर ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरी तरफ रिडक्शन होगा, ठीक। तो रिडक्शन की डेफिनेशन क्या बनी? द प्रोसेस इन विच एक्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड अ रिडक्शन, ठीक। तो बहुत सिंपल रिएक्शन है और बहुत सिंपल जो है इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। द प्रोसेस इन विच, ठीक है, एक्सेप्ट EPTI, ठीक है, एक्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड रिडक्शन, ठीक है। तो अब आपने एक नए तरीके से रिडक्शन और ऑक्सीडेशन समझा है, ठीक है भाई, समझ में बात आ गई। तो अब देखो यहां पर अगर मैं इस इक्वेशन को लिखूं तो मैं Na और Cl को मैं ऐसे लिखूंगा 2Na प्लस Cl2 and 2NaCl। यहां पर मैं प्लस भी लगा सकता हूं, यहां पर माइनस भी लगा सकता हूं, बात एक ही है ना। तो बच्चों देखो कैसे लिखेंगे, सोडियम, यहां पर सोडियम का जो हम इसको बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, ये भी आगे आएगा, लेकिन जिन बच्चों को मालूम है उनको आराम से पता चल जाएगा। यहां पर सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0 है। तो जब सोडियम प्लस में गया, इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन निकाले, तभी तो पॉजिटिव हुआ ना। देखिए बच्चों, पॉजिटिव कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और नेगेटिव कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होते हैं। तो यहां पर सोडियम और क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो है 0, क्योंकि दोनों एलिमेंटल स्टेट में है। अभी आगे मैं ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ाऊंगा, है ना, मैं ही नहीं बोलूंगा, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। यहां पर दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, तो ये 0 से प्लस हुआ, यानी इसका मतलब ये पॉजिटिव हुआ, तो इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, ठीक है। और Cl2 जो क्लोरीन है वो 0 से माइनस हुआ, इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं। तो हम यहां पर लिखेंगे डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और यहां पर एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। अभी हमने क्या बोला? द डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, द एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। वेरी सिंपल, ठीक। तो जब भी आपको कोई रिएक्शन लिखनी है तो आप ये देखना कि अगर चीजें पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव बढ़ता है, इसका मतलब वहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, और अगर नेगेटिव बढ़ता है इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं,
तो वो क्या होगा, रिडक्शन। समझ में बात आ गई। तो इस तरह से हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को नए तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो हम इसको बोल सकते हैं द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। चलो, दिस इज कॉल्ड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसा मर्जी आप बोलना चाहो, आपकी मर्जी, है ना। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है भाई। तो जब भी कोई रिडॉक्स रिएक्शन होगी उसमें हमेशा एक रिएक्टेंट से दूसरे रिएक्टेंट की तरफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। देखिए ये तो इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ठीक है, तो रिडॉक्स रिएक्शन में हमेशा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। और बच्चों, इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर होगा वो कहां से कहां की तरफ होता है, वो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उससे और जिसका रिडक्शन हो रहा है यानी यहां से यहां इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन रिएक्टेंट टू अदर रिएक्टेंट। क्लियर, समझ में बात आ गई। अच्छा, अब यहां पर एक और चीज मैं आपको बताने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और दूसरा है रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को कई बार ऑक्सीडेंट भी बोलते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट को कई बार रिडक्टेंट भी बोलते हैं। तो यहां पर लिखेंगे रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट। ठीक है भाई, दोनों नामों से जाना जाता है। ठीक, अब देखिए एजेंट यहां पर आ रहा है, ध्यान रखना एजेंट से थोड़ा सा डेफिनेशन चेंज हो जाती है। अब यहां पर थोड़ा सा इमेजिन कीजिए या देखिए यहां पर आप कि सोडियम इलेक्ट्रॉन दे रहा है और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो देखिए बच्चों, सोडियम की वजह से क्लोरीन का, क्या बोलना रहा हूं, ध्यान से देखिए, सोडियम की वजह से क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है। ये तो हो रहा ना, यानी अगर सोडियम से इलेक्ट्रॉन न जाते तो क्या क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन पहुंचते, नहीं पहुंचते। ये तो हुआ ना। तो जब सोडियम से इलेक्ट्रॉन गए तभी जाके क्लोरीन ने वो एक्सेप्ट किए, यानी सोडियम की वजह से क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं। दूसरे शब्दों में देखना चाहो, क्लोरीन की वजह से सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये तो हो रहा है ना भाई, यहां पे हो रहा है ऑक्सीडेशन और यहां पे हो रहा है रिडक्शन। तो इसका मतलब दोनों एक दूसरे को ऑक्सीडाइज और रिड्यूस करवा रहे हैं। यानी ये नहीं होता तो इसका रिडक्शन नहीं होता और ये नहीं होता तो इसका ऑक्सीडेशन नहीं होता। ये इसका ऑक्सीडेशन करवा रहा है और ये इसका रिडक्शन करवा रहा है। ये तो हुआ, समझ में बात आ गई। ठीक है, दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, ऐसा आप समझ सकते हैं। तो यहां पर ये डेफिनेशन अब देखो कैसे बनती है। जो एजेंट खुद का तो ऑक्सीडेशन करता है, यानी खुद का ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन दूसरे का क्या होगा, रिडक्शन। तो जो करवाता है, इसका अपना तो ऑक्सीडेशन हो रहा है लेकिन करवा क्या रहा है, क्या करवा रहा है, रिडक्शन करवा रहा है क्लोरीन का। तो जो सामने वालों को जो करवाता है वो एजेंट होता है। यानी सिंपल सी बात है, अगर जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो दूसरे का रिडक्शन करवाता है, दैट इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में बात आ रही है। और जो अपना खुद का तो रिडक्शन हो रहा है लेकिन दूसरे का ऑक्सीडेशन करवा रहा है ना, ये इसका ऑक्सीडेशन करवा रहा है, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बहुत माइन्यूट डेफिनेशन है, बहुत इजी डेफिनेशन है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि एक दूसरे का हेल्प कर रहा है। समझ में बात आ रही। आप देखो इसकी डेफिनेशन कैसे होगी। ए सब्सटेंस मतलब एटम भी हो सकता है,
आयन भी हो सकता है और मॉलिक्यूल भी हो सकता है ना। इस सब्सटेंस which can accept या which can accept electron या electrons from other, which can accept electron from other is called oxidizing agent। और बच्चों ऑक्सीडाइजिंग हमेशा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होंगे। क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ठीक है, तो यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा हुआ? Cl2, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है किसी दूसरे रिएजेंट से या एटम से या मॉलिक्यूल से, है ना। अब इसके विपरीत रिड्यूसिंग एजेंट क्या हुआ है? जो दूसरे का रिडक्शन कर रहा है ना। तो ए सब्सटेंस एटम, आयन या मॉलिक्यूल which donate electron to other, which donate electron to other is called, क्या कहा जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर? बस डेफिनेशन हो गई। ठीक है, तो बस अब आपको यह समझना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हुए और रिडक्टेंट, यानी जो दूसरे का करवाता है, खुद का नहीं है ना, दूसरे का जो करवाता है वो एजेंट होगा। ये दूसरे का रिडक्शन करवा रहा है तो रिड्यूसिंग एजेंट, ये दूसरे का ऑक्सीडेशन करवा रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वेरी सिंपल, क्लियर कट। अब इसको याद कैसे रखना, देखो याद रखने का तरीका, ये नोट कर लिया आपने? ठीक है, याद करने का तरीका बहुत इजी है ना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो सबसे पहले आपको जब कोई रिएक्शन दी जाती है और उसमें आपको यह बोला जाता है कि चलो भाई इसमें पता करो कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है ना। तो मैं इसी रिएक्शन के माध्यम से आपको समझाता हूं कैसे आप रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का पता लगाओगे। दो तरीके हैं मेरे पास। पहला तरीका, रिएक्शन लिखो 2Na प्लस Cl2 2NaCl, रिएक्शन लिखी हमने। अब हमने यह पता करना है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन, पहले यह पता करो। तो सीधी सी बात है कि सोडियम यहां प्लस में जा रहा है, यहां 0 है, तो इसका मतलब ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब ऑक्सीडेशन। तो सीधी सी बात है सोडियम का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। ठीक, तो उसके जस्ट अपोजिट क्लोरीन का क्या होगा? रिडक्शन, क्योंकि ये 0 से माइनस में जा रहा है। तो ये हम लिखेंगे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट मींस क्लोरीन अंडरगो रिडक्शन, है ना। तो यहां पे हम लिखेंगे क्लोरीन का क्या हो रहा है बच्चों? रिडक्शन। ठीक, तो अब हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का पता करना है, तो जस्ट अपोजिट कर दो। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। बात खत्म, अपोजिट कर देना है बच्चों, है ना। ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक प्रोसेस है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट किसी केमिकल का नाम है। समझे मेरी बात? तो पहले ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ढूंढो, उसके बाद आप क्या करो? रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ढूंढो। सिंपल, कहानी खत्म हो जाएगी, है ना। तो यहां पर थोड़ा सा मैं एक और तरीके से आपको दिखाता हूं क्या क्या होता है ना। देखो जरा सा, ठीक है भाई, इसको हम देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, एनी अंडरगो ऑक्सीडेशन, दैट मीन्स इट इज रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है भाई,
और क्लोरीन अंडरगो रिडक्शन, दैट मीन इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बात खत्म। तो एक तो तरीका ये रहा। दूसरा तरीका देखो, तरीका नंबर 2, जितने भी बच्चों इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम होते हैं ना, या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं, उनमें क्या टेंडेंसी होती है? इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। ठीक है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम, जैसे एस ब्लॉक के एटम हो गए, है ना, डी ब्लॉक के एटम हो गए, एफ ब्लॉक के एटम हो गए। एस ब्लॉक के मोस्टली ज्यादा होते हैं। एस ब्लॉक की बात करता हूं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स एंड डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, एस ब्लॉक में सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, रुबिडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरियम, ये सब है ना। तो बच्चों जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम होते हैं उनकी क्या टेंडेंसी होती है? इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। ठीक है, टेंडेंसी टू, क्या लिख रहा हूं मैं, हाँ, लूज इलेक्ट्रॉन्स। तो बच्चों जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा, दैट मीन इट इज वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। बात खत्म। ये तो हुआ। तो जितने भी मेटल आप देखते हो, यानी जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम को हम क्या बोलते हैं? मेटल्स। तो जितने भी मेटल्स होते हैं बच्चों, वो बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो यहां पर मेटल कौन सा है? सोडियम। इसके विपरीत जितने भी नॉन मेटल होते हैं, नॉन मेटल्स आपको कहां मिलेंगे? पी ब्लॉक में मिलेंगे। तो मोस्ट ऑफ नॉन मेटल के पास क्या टेंडेंसी होते हैं? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तो है ना, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब इनका क्या होता है? रिडक्शन, दैट मीन्स दे आर वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। और पी ब्लॉक में मैंने आपको पढ़ाया था, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सब क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन खींचने की बहुत अच्छी पावर है ना। तो सीधी सी बात है, जिसका खुद का रिडक्शन होता है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, जिसका खुद का ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो बच्चों ध्यान रखें, मेटल हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं और नॉन मेटल हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। बात खत्म। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के केस में ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होने वाला है। चलो समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया? ठीक है, बहुत अच्छी बात है ना। अब थोड़ा सा नई चीज पर डिस्कस करते हैं। यहां तक क्लियर हो गया? सबको समझ में आ गया? जिसको समझ में नहीं आया भाई मुझे कमेंट करके बताइए, फिर मैं आपको बताता हूं। क्लियर? तो साफ साफ शब्दों में मैंने आपको समझा दिया कि इलेक्ट्रॉन के किस तरफ ट्रांसफर होने से ऑक्सीडेशन होगा और रिडक्शन होगा। और बच्चों कई बार ये क्वेश्चन जरूर आता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। क्लियर? तो जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे और सारे एग्जाम्पल होंगे जिसके थ्रू हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को देखेंगे, है ना। चलो, तो अब नेक्स्ट हमारे पास है, कौन सी हेडिंग है भाई, तो भूल गया, कंपिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन। हाँ, कंपिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन, है ना। अच्छा, कंपिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन का मतलब क्या होता है? पहले कंपिटिटिव की बात करते हैं। ठीक, जैसा मैंने आपको बोला कि जितने भी मेटल है उनमें इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी है, बरोबर है ना। इसका मतलब दे आर वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। सपोज मैं यहां पर लिखता हूं कि जिंक एक मेटल है जिस पर इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होती है। उसी तरह कॉपर के पास भी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होती है, सिल्वर के पास भी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होती है, और आयरन के पास भी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होती है। तो सारे मेटल
इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि किस मेटल में इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगी, है ना। यानी इनकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी का ऑर्डर क्या होगा, कौन जल्दी लूज कर पाएगा, कौन थोड़ा देर में करेगा, कौन और देर में करेगा, है ना। तो जब सारे लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं तब सवाल पैदा होता है कि इनका लूज करने का ऑर्डर क्या है ना। तो बस यही है, देखो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का कंपटीशन, यानी अगर मैं कॉपर और जिंक ले लूं तो मुझे यह पता करना है कि कॉपर जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा या जिंक जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा, है ना। इससे बच्चों हमें क्या पता चलेगा, कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। ये तो हुआ ना कि जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन को दे देगा वो उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जो थोड़ा सा देर में देगा वो कम, जो और देर में देगा वो कम। तो इससे हमें मेटल की रिएक्टिविटी का पता चलता है। जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन को दे देगा इसका मतलब वो बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, वो जल्दी रिएक्शन कर देगा एज कंपेयर टू दूसरे एटम से जो थोड़ा सा देर में देगा। अगर मैं, वैसे आपने पढ़ा तो होगा, अगर मैं जिंक और कॉपर की बात करूं तो बच्चों जिंक के पास इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी कॉपर से अच्छी है। इसका मतलब ये हुआ जिंक इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट देन कॉपर। अभी इसको प्रूव करते हैं, क्यों भाई, क्यों ऐसा होता है ना। तो अगर जब आप 12th में जाओगे तो वहां पर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ोगे, जिसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में, तो वहां पर आपको ये सीखने को मिलेगा। फिलहाल थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन करते हैं कि क्यों जिंक कॉपर से बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। समझ में आ गया। तो ये चीज हम अब पढ़ने वाले हैं। ये क्या हो गया भाई बोर्ड को। चलो, तो अब एक दो एक्सपेरिमेंट मैं आपको बताऊंगा, उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे हम मेटल की लूज करने की टेंडेंसी का पता करेंगे। ठीक, एक्सपेरिमेंट नंबर 1। ठीक है बच्चों, एक आपने बीकर लिया, इस बीकर में आपने एक मेटल की रॉड रख दी, दिस इज मेटल रॉड, और कौन सा मेटल भरा आपने, जिंक रॉड, क्लियर। और इस मेटल के इस बीकर के अंदर आपने एक सॉल्यूशन भर दिया। किसका सॉल्यूशन भरेंगे बच्चों, दिस इज कॉपर नाइट्रेट। तो बीकर लिया, बीकर में आपने कॉपर नाइट्रेट का सॉल्यूशन भरा और उसके अंदर आपने क्या किया, जिंक की रॉड डिप कर दी। अब देखो क्या होता है, कुछ तो होगा, है ना। तो बच्चों हम यहां पर क्या ऑब्जर्व करते हैं वो इंपॉर्टेंट है, और उस ऑब्जर्वेशन से हमें क्या केमिकल रिएक्शन मिलती है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो जनरली हम जो कॉपर का यहां पर सॉल्यूशन है, कॉपर नाइट्रेट, तो बच्चों ये ब्लू कलर का होता है। किस कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है ना। अब जब आपने ये पूरा सेटअप कर दिया तो कुछ समय बाद, 1 घंटे या 2 घंटे बाद आपने देखा कि इस बीकर में जो सॉल्यूशन ब्लू कलर में था वो धीरे 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 फेड होके कलरलेस होता जा रहा है। कैसा कलर है, ब्लू कलर ही गायब हो गया। ठीक है, तो कुछ समय बाद आपने देखा, क्या ऑब्जर्व किया कि भाई इस बीकर के अंदर जो ब्लू कलर था सॉल्यूशन का वो गायब हो गया है, और ये जो बीकर के अंदर सॉल्यूशन है वो कलरलेस हो गया है। कलरलेस, ऐसा क्यों हुआ भाई। तो कुछ ना कुछ ऐसी रिएक्शन हुई होगी जिसके थ्रू ये जो ब्लू सॉल्यूशन है वो कलरलेस हो गया, है ना। तो होता क्या है बच्चों, देखो जब आपने जिंक की रॉड को जो है कॉपर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में डाला तो इसके अंदर क्या है, कॉपर आयन है, कॉपर आयन है। तो कॉपर नाइट्रेट का आप फॉर्मूला बनाओगे तो क्या बनेगा, CuNO3 का होल ट्वाइस। इसका मतलब सॉल्यूशन में क्या है, नाइट्रेट आयन और कॉपर आयन है। ठीक है, तो मुझे कॉपर से मतलब है फिलहाल। तो
तो Cu2 प्लस सोल्यूशन में है, ठीक। और जिंक क्या है बच्चों, रॉड की फॉर्म में है, तो जिंक क्या है, सॉलिड है ना। तो जब आपने जिंक को जो है कॉपर नाइट्रेट सोल्यूशन में डाला तो जिंक धीरे धीरे यहां डिसॉल्व होने लगता है, रॉड से निकल के सोल्यूशन में आने लगता है ना। तो जो जिंक होगा वो क्या करेगा बच्चों, जिंक सॉलिड से जिंक 2 प्लस सोल्यूशन में आने लगता है धीरे धीरे, ठीक। दूसरा क्या होता है, जो कॉपर है वो सोल्यूशन से इस मेटल की रॉड पर डिपॉजिट होने लगता है। तो जब आप लास्ट में ऑब्जर्व करोगे तो पूरा के पूरा जो कॉपर है वो यहां डिपॉजिट होने लगता है, ठीक है। तो रेड ब्राउन कॉपर डिपॉजिटेड ऑन रॉड, ये आपको बाद में पता चलेगा। तो जो कॉपर यहां था सॉल्यूशन में वो रॉड पे चिपकने लगता है और रॉड का जो जिंक था वो सॉल्यूशन में आने लगता है। देखो ये इधर गया, ये इधर आया, ठीक। तो जिंक जब सॉल्यूशन में जाएगा तो जिंक प्लस बनाएगा और कॉपर सॉल्यूशन में था तो वो क्या बनाएगा, कॉपर सॉलिड। देखो इस पे चिपकने लगा तो सॉलिड की फॉर्म में तो आएगा, है ना। तो ये कुछ ऑब्जर्वेशन आपने देखे, है ना, कि जिंक धीरे धीरे जो है डिसॉल्व होता गया, सॉल्यूशन में आता गया, ठीक है। और सॉल्यूशन का जो कॉपर था वो जिंक में आता गया। एक चीज ध्यान रखना बच्चों, ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है ना, इसमें हम नहीं करवा रहे हैं, रिएक्शन खुद ब खुद होती है, ठीक है। ऐसा एक्सपेरिमेंटली हमें मालूम है, ठीक। और बाद में कुछ समय बाद ये जो सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। अब मुझे ये बताओ बच्चों कि इस सॉल्यूशन में कौन से आयन होंगे। इस सॉल्यूशन में जिंक 2 प्लस आयन होंगे, ये तो माना क्योंकि जिंक सॉल्यूशन में आ गया है और कॉपर आयन अंदर चला गया। तो जब ये सॉल्यूशन पूरा की पूरा जिंक आयन से भरा होगा तो अगर मैं इसमें H2S गैस पास करता हूं तो क्या होगा बच्चों, यहां पर जिंक आयन और H2S के बीच रिएक्शन होगी तो यहां पर एक कंपाउंड बनेगा ZnS, जिंक सल्फाइड, सल्फाइड। और जो बच्चों जिंक सल्फाइड होता है वो व्हाइट कलर का होता है, इसीलिए कलरलेस होगी ना, पहले कलरलेस होगा बाद में व्हाइट, तो आप जब H2S गैस पास करोगे तभी होगा, है ना। तो ये कुछ हमने एक्सपेरिमेंट करके ऑब्जर्वेशन को देखा, समझ में बात आ गई क्या क्या चीजें यहां पर हुई। अब बच्चों इसको हम रिएक्शन के फॉर्म में लिखते हैं, फिर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझते हैं, ठीक है। चलो अब देखो, इसको अगर मैं रिएक्शन की फॉर्म में लिखूं तो क्या होगा। तो सबसे पहले हमारे पास था जिंक, जिंक किस फॉर्म में था, सॉलिड की फॉर्म में, देयर इज नो चार्ज ऑन जिंक। और जो कॉपर था वो किस फॉर्म में था, कॉपर नाइट्रेट, तो कॉपर प्लस की फॉर्म में होगा, यहां पर मैंने एक्वस लिख दिया, सॉल्यूशन है, ठीक है। देन आगे क्या होगा, इसको थोड़ा नीचे लिखता हूं ताकि मैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन को समझाने में मुझे मदद मिल सके। जिंक सॉलिड प्लस कॉपर 2 प्लस एक्वस सॉल्यूशन, तो क्या होगा बच्चों, जिंक बन जाएगा 2 प्लस, है ना, और ये सॉल्यूशन में आ जाएगा और कॉपर बन जाएगा सॉलिड, बात खत्म, ठीक है। ये रिएक्शन यहां पर होगी। अब देखिए बच्चों, जो कॉपर है उसका ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर +2 है और यहां पर 0 है, और यहां पर Zn का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यहां पर है +2। तो यहां पर जिंक ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लूज किए, तभी तो पॉजिटिव बनाऊं, है ना। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके थ्रू, जिंक के थ्रू हुए। तो इसका मतलब जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ठीक। कॉपर ने क्या किया बच्चों, पॉजिटिव था और 0 हो गया, यानी नेगेटिव की तरफ जा रहा है, 0 फिर नेगेटिव, नेगेटिव, है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, पहले 0 हुआ। तो इसका मतलब इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को
एक्सेप्ट किया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट मींस रिडक्शन। ये तो हुआ। तो यहां पर जिंक में ऑक्सीडेशन हो रहा है, या जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, और कॉपर का रिडक्शन हो रहा है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। समझ में बात आ गई? ठीक। तो बस इस रिएक्शन को हम इसी तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है। तो यहां पर बच्चों जिंक से इलेक्ट्रॉन किस तरफ जाएंगे? कॉपर की तरफ जाएंगे, है ना। तो जिंक एक क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और कॉपर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि इसका रिडक्शन हो रहा है। क्लियर इस केस में? अच्छा, अगर आपके मन में एक सवाल आता है कि रिएक्शन, इस एक्सपेरिमेंट को उल्टा कर दे, उल्टा मतलब इसको या नहीं। अगर मैं यहां अंदर जिंक का कोई सॉल्यूशन रखता हूं, देखो फॉर एग्जांपल यहां अंदर मैंने एक बीकर में जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन रखा, और यहां मैंने ये कॉपर की रॉड इसमें डिप कर दी, तो क्या अब रिएक्शन होगी? ऐसा भी तो पॉसिबल है भाई, जैसा हमने ये किया वैसा कर दो। नहीं, अब बच्चों रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। बोलने का मतलब है कि ये रिएक्शन इस डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस है, लेकिन इस डायरेक्शन में नॉन स्पॉन्टेनियस है। ये तो है ना। जब आप ऐसा सेटअप करोगे तो आपको रिएक्शन को यहां से यहां की तरफ लिखना पड़ेगा। कॉपर सॉलिड की फॉर्म में आ जाएगा, जिंक सॉल्यूशन की फॉर्म में आ जाएगा, तो रिएक्शन यहां होने वाली है। लेकिन बच्चों कभी भी कॉपर जिंक से इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाएगा, है ना। सॉरी, कॉपर जिंक से इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, लेकिन जिंक कभी भी कॉपर से इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाएगा। बोलने का मतलब यह है कि अगर जिंक और कॉपर का हम कंपैरिजन करें, तो कॉपर के मुकाबले जिंक जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देगा, यानी खुद का फटाफट रिडक्शन करवा देगा। न कि अगर कॉपर यहां पर रिडक्शन करवा देता तो ये रिएक्शन इस डायरेक्शन में पॉसिबल हो जाती, है ना। तो दोनों को हम एक कंपैरेटिव रूप में, कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन देता है, किसने इलेक्ट्रॉन दिए जल्दी? जिंक ने। तो ये रिएक्शन इस डायरेक्शन में पॉसिबल है। अगर कॉपर इलेक्ट्रॉन दे देता जिंक की जगह, तो ये रिएक्शन इस डायरेक्शन में पॉसिबल थी, तब इधर होता, है ना। कॉपर फटाफट जो इलेक्ट्रॉन दे देता, जिंक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता, तब ये रिएक्शन ऐसे बनती। लेकिन ऐसा होता नहीं है। रिएक्शन कैसे चलेगी? यहां से। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉपर के मुकाबले जिंक जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। समझ में बात आ गई? अब दूसरा एक्सपेरिमेंट देखते हैं, थोड़ा सा फटाफट से इसको नोट कर। ठीक है बच्चों, तो इस एक्सपेरिमेंट से हमने यह सीखा कि इलेक्ट्रॉन हमेशा जिंक से और कॉपर की तरफ जाएगा, न कि कॉपर से जिंक की तरफ। ध्यान रखिए, है ना। अरे यार क्या हो गया, इसको मैं सही कर लेता हूं, है ना। थोड़ा सा जरा वेट करो। इसका इलाज करते हैं। चलो, तो भाई समझ में आ रहा है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट क्या हुआ, है ना। अच्छा, जब भी हम बच्चों अलग अलग मेटल का रिड्यूसिंग पावर देखेंगे, तो आपको एक लंबी चौड़ी टेबल मिलेगी। उसमें बहुत सारे मेटल है, मेटल भी है, नॉन मेटल भी है। तो उस टेबल को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो कई सारे मेटल है उसमें, केवल जिंक और कॉपर की बात नहीं, बहुत सारे मेटल है। तो वो सारे मेटल जो है एक ऑर्डर में फिक्स किए गए हैं। कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है वो सबसे नीचे है, कौन बुरा रिड्यूसिंग एजेंट है वो ऊपर की तरफ जाता जाएगा, है ना। तो जो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो बुरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और जो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो बुरा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। सीधी सी बात है ना। तो दोनों चीजें साथ साथ चलती है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों एक्सपेरिमेंट नंबर 2। अब क्या करो, थोड़ा सा मैं चेंज करता हूं सिनेरियो। एक बीकर लो, बीकर के अंदर क्या डालो, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन डाल दो इस समय, है ना। और एक कॉपर की रॉड, अब कॉपर की रॉड ले रहा हूं मैं, कॉपर रॉड
फिक्स कर दो। अच्छा, सिल्वर नाइट्रेट कैसा होता है? एकदम व्हाइट कलर का होता है। तो इस सॉल्यूशन का जो अपीयरेंस है वो कैसा होगा बच्चों? व्हाइट अपीयरेंस होगा ना। कभी देखना सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन बना के, ठीक। टॉलेंस टेस्ट आपने किया होगा तो वहां पे आपको पता होगा। तो कॉपर रॉड ली, उसको हमने सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में डिप कर दिया। कुछ देर बाद आपने देखा कि सॉल्यूशन ब्लू हो गया है। किस कलर का सॉल्यूशन मिला आपको? ब्लू कलर का सॉल्यूशन। ब्लू कलर। भाई कैसे हो गया ब्लू कलर? तो कहानी वही, ये कॉपर रॉड, ठीक, और ये हमारे पास सॉल्यूशन। तो बच्चों होगा क्या यहां पर? देखो, यहां पर जो कॉपर है वो निकल के सॉल्यूशन में आ जाएगा, और सॉल्यूशन का जो सिल्वर है वो निकल के इधर डिपॉजिट होने लगेगा। डिपॉजिशन ऑफ सिल्वर, जैसा अभी हुआ था, ठीक। अब आपको पता है बच्चों कि कॉपर जब सॉलिड होता है तो रेड ब्राउन कलर का होता है, लेकिन अगर वो सॉल्यूशन में चला जाए, कॉपर सल्फेट, कॉपर नाइट्रेट, तो कॉपर का जो सॉल्यूशन होता है वो ब्लू कलर का होता है। इसीलिए रॉड से जब कॉपर सॉल्यूशन में गया तो कौन से आयन यहां बने? कॉपर 2+, ठीक है। तो कॉपर 2+ बनने की वजह से सॉल्यूशन क्या हो गया? ब्लू कलर हो गया। और ये रिएक्शन भी स्पॉन्टेनियस होती है, सिंपल सी बात है ना। तो हुआ क्या बच्चों यहां पर कि कॉपर अंदर गया तो कॉपर +2 में गया और सिल्वर डिपॉजिट हुआ कॉपर रॉड पर, और जो ऑब्जर्वेशन आपको दिख रहा है वो दिख रहा है कि व्हाइट से ब्लू कलर का हो गया। अब अगर इसमें मैं रिएक्शन लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा? देखो, यहां पर कॉपर है सॉलिड, ठीक, और सिल्वर है सॉल्यूशन में, तो मैं सिल्वर को लिखूंगा AQ यानी एक्वस, ठीक। फिर दोबारा मैंने ऊपर लिख दिया कॉपर सॉलिड, सिल्वर एक्वस। होगा क्या? कॉपर जब सॉल्यूशन में आएगा तो कॉपर 2+ बनाएगा, है ना, तो ये एक्वस हो गया। और सिल्वर जब सॉल्यूशन से अंदर जाएगा तो क्या होगा बच्चों? सिल्वर सिल्वर में आ जाएगा, ठीक। अच्छा, यहां प्लस रखो तभी जाके बैलेंस होगा, ठीक। तो हुआ क्या? हुआ ये कि कॉपर ने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो है ना। कॉपर ने इलेक्ट्रॉन लूज किए तभी जाके तो प्लस हुआ। यहां पर कॉपर 0 ऑक्सीडेशन नंबर शो कर रहा है, यहां पर प्लस, इसका मतलब पॉजिटिव बढ़ रहा है, तो उसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है। तो इसका मतलब यहां कॉपर पर ऑक्सीडेशन होगा। उसके अपोजिट सिल्वर पहले प्लस था, अब वो धीरे धीरे क्या हो गया? 0 हो गया, फिर माइनस होगा बाद में, है ना। तो इसका मतलब पॉजिटिव कम हो रहा है, तो इसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को गेन किया। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट मींस रिडक्शन, ठीक है। तो यहां पर कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, और सिल्वर का रिडक्शन हो रहा है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। दैट मींस कॉपर इज रिड्यूसिंग एजेंट और सिल्वर इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बात खत्म, है ना, ये तो हुआ। अच्छा, अब इस एक्सपेरिमेंट को उल्टा करें जैसा हमने पहले किया था। सिल्वर की रॉड ले लो और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लो, यानी रिएक्शन को अगर इस डायरेक्शन में लेना चाहे तो पॉसिबल नहीं है। रिएक्शन केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में पॉसिबल है। यानी एक तरफ आपने सिल्वर रखा, दूसरी तरफ आपने कॉपर रखा, कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? ये कॉपर। तो भाई जब इसने इलेक्ट्रॉन लूज करे तो इसको मजबूरी हो जाता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की, टड़क करके, तो इसको रिड्यूस होना ही पड़ेगा अगर ये जल्दी ऑक्सीडाइज हो गया। अगर ये जल्दी ऑक्सीडाइज होता तो तब इसको रिड्यूस होना पड़ता। ये कहानी है। तो अगर आपने सिल्वर और कॉपर को साथ साथ रखा है तो कॉपर में सिल्वर के मुकाबले ऑक्सीडाइज होने की पावर ज्यादा है, यानी वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा एज कंपेयर टू सिल्वर। तो वो कॉपर प्लस बना लेगा, तो सिल्वर की मजबूरी हो जाती है कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, इसलिए वो सिल्वर 0 में आ जाएगा, यानी सिल्वर मेटल में आ जाएगा,
है ना। तो यहां पर भी वही कहानी हुई जो हमने पिछले एक्सपेरिमेंट में देखी थी। ठीक, तो अब हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर होता है वो कहां होता है, कॉपर से और सिल्वर की तरफ। ठीक, और एक और इसमें कड़ी जोड़ दिया जाए तो जिंक से कॉपर में और कॉपर से सिल्वर में। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर गोज फ्रॉम जिंक टू कॉपर, कॉपर टू सिल्वर। ये तो हुआ ना। तो बोलने का मतलब यह है कि अब हमारे पास 3 मेटल आ गए। कौन से 3 मेटल? एक तो सिल्वर हो गया, दूसरा जिंक हो गया और तीसरा कॉपर हो गया। तो बच्चों अगर इन तीनों को मैं इलेक्ट्रॉन के लूज करने के ऑर्डर में देखूं तो क्या लगता है आपको, कौन इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज करेगा? जिंक। ठीक है, तो these metals are arranged in order of their tendency to lose electron. Tendency to lose electron. The metals are arranged in order of their tendency to lose electron will be, क्या होना चाहिए? जिंक की पावर सबसे ज्यादा है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, देन कॉपर की, देन सिल्वर की। तो ये इनका बच्चों इलेक्ट्रॉन को लूज करने का ऑर्डर हुआ, यानी रिड्यूसिंग पावर। ये तो हुआ ना, रिड्यूसिंग पावर, है ना। तो इसी तरह बच्चों हमारे पास बहुत सारे मेटल हैं जिनको हम इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी के ऑर्डर पे जमाते हैं, और जो एटम या जो मेटल जल्दी इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहेगा इसका मतलब वो बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है ना। तो इसको हम बोलते हैं मेटल एक्टिविटी सीरीज। बहुत सारे मेटल आपने लगा दिए, दैट इज कॉल्ड मेटल एक्टिविटी सीरीज। अच्छा, इसमें एक और है, अगर मैं बोलूं कि इन तीनों में से कौन ज्यादा रिएक्टिव है, तो रिएक्टिविटी भी इनकी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी पर ही डिपेंड करेगी। भाई जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन एजी। ये तो बात है ना। तो वो जो हमने बच्चों बहुत सारे मेटल एक साथ पूरी टेबल में जमाए थे, दैट इज कॉल्ड मेटल एक्टिविटी सीरीज। और जब आप इस चैप्टर में और आगे बढ़ोगे तो आपको एक और चीज पढ़ने को मिलेगी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, बस इस सीरीज में सब कुछ आपको मिल जाएगा कि कौन ऐसा मेटल है जो जल्दी रिड्यूस होता है, कौन जल्दी ऑक्सीडाइज होता है, कौन बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक, और इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपको क्या मिलेगा, हर किसी मेटल और नॉन मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, डिस्कस करूंगा मैं बाद में कि व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, है ना। तो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कैसा होगा बच्चों, स्टैंडर्ड की फॉर्म में होगा ना, जिसको हम ई नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हर किसी मेटल का अपना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, तो उस वैल्यू को कंपैरिजन करके हम ये बता सकते हैं कि कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो हर बार हमें एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस वैल्यू पता कर लो, पता चल जाएगा कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। समझ में बात आ रही? ठीक है, तो चलो आज का लेक्चर यहीं पर विराम देते हैं, और इतना तो समझ में आ गया आज को, ठीक है। और जो चीज समझ में नहीं आई है उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर आगे आगे बढ़ते हैं, फिर करते हैं इसको, ठीक है बच्चों। तब तक थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय, नमस्कार।